बच्चों, आज हम संधि के विषय में जानेंगे। इसके पहले जो है कुछ मैटर उसमें डाला गया था और बताया गया था कि संधि के विषय में बाद में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले संधि को समझेंगे कि संधि है क्या, संधि की परिभाषा समझेंगे। जब दो शब्द मिलते हैं तो वर्ण संबंधी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। कैसे इसको समझेंगे, इसके पहले वर्ण बता दिया गया था कि वर्ण दो तरह का होता है, स्वर और व्यंजन, और वर्ण की परिभाषा भी बता दी गई थी। तो यहाँ पर हमको संधि समझना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि दो शब्दों को हमें मिलाकर देखना होगा कि वर्ण संबंधी कैसे परिवर्तन होता है, और वर्ण संबंधी परिवर्तन को ही चूंकि हम संधि कहते हैं। देखेंगे सबसे पहले, जैसे रमा है, धन ईसा है, रमा धन ईसा। यहाँ पर देखेंगे कि इस जब दो शब्दों को मिलाएंगे, ये पहला शब्द हो गया और ये दूसरा शब्द हो गया। इस पहले शब्द में हम देखेंगे कि इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो मिलेगा, और इस शब्द का जो आदि वर्ण है या जो पहले वाला वर्ण है वह मिलेगा। तो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको देखेंगे तो बड़ा माँ लिखा हुआ है, तो बड़ा माँ जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, इस माँ से और इस बड़ा आ से या दीर्घ आ से। तो इसका अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे अंतिम जो वर्ण हुआ वो क्या हुआ, बड़ा आ हुआ। तो यहाँ पर इस शब्द का अंतिम वर्ण हमको बड़ा आ मिला, और इसका जो आदि वर्ण मिला वो बड़ी ई मिली। तो आ और ई मिलकर ए हो जाता है गुण संधि के अनुसार। गुण संधि क्या है इसको आगे समझाएंगे। परिवर्तन देखेंगे सिर्फ यहाँ पर, ये हो जाएगा रमेशा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आ जो वर्ण है वो मिला और ई वो मिला, और आ और ई मिलकर ए हो गया। यह जो परिवर्तन हुआ, यह जो वर्ण संबंधी परिवर्तन हुआ, इसे ही हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा हो गई कि जब दो शब्दों के मेल से वर्ण संबंधी जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं। इसके आगे हम समझेंगे कि संधि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से जो संधि होती है वह तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला समझेंगे, सबसे पहली संधि जो होती है वो स्वर संधि, दूसरी जो संधि है वो है व्यंजन संधि, और तीसरे प्रकार की जो संधि है वह है विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियां होती हैं। सबसे पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा विसर्ग संधि है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि स्वर संधि किसको कहते हैं। स्वर संधि जिसमें स्वर वर्णों का मेल होता है या स्वर संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार से व्यंजन में बहुत आसान सा है कि व्यंजन में जो परिवर्तन होते हैं, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होते हैं, दो शब्दों के मेल से व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार से विसर्ग संधि है। विसर्ग में जो परिवर्तन हो, विसर्ग जानते हैं आप किसको कहते हैं, किसी भी शब्द के आगे दो समानांतर ये बिंदु लगे होते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। और उच्चारण में जब भी किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और विसर्ग लगा होता है तो उसके उच्चारण के अंत में हा हम कर देते हैं, हा को उच्चारित करते हैं। तो इस विसर्ग में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार से जो है अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले स्वर समझेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा हुई बच्चों कि दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जब स्वर वर्णों का परिवर्तन होता है या स्वर वर्णों में परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि ये मुख्य है और इसके जो है कई रूप होते हैं। तो सबसे पहला जो रूप है, जो सबसे पहली जो संधि है उसको हम समझेंगे। जो सबसे स्वर संधि की जो सबसे पहली संधि है वह है दीर्घ संधि। स्वर संधि की जो सबसे पहला प्रकार है वह है दीर्घ संधि। तो सबसे पहले दीर्घ संधि का हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र के हिसाब से भी समझेंगे और परिभाषा किस प्रकार से उसकी है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अक प्रत्याहार है। अक का मतलब होता है आ ई उ रील री, अर्थात आ आए, ई आए, उ आए, री आए। और उसके बाद सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान स्वर, स माने समान, वर्ण माने वर्ण।
यानी कि इसके बाद यदि इसका समान स्वर आए तो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है। कैसे, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है हिम धन आलया। अब देखेंगे कि इस जो शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो माँ लिखा हुआ है, तो माँ फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि माँ किससे मिलकर बना है, इस हलंत वाले माँ से, अर्थात जो है शुद्ध व्यंजन से और आ से। तो इसका जो अंतिम वर्ण है वो आ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आ, और क्या मिल रहा है, ये बड़ा आ, ये बड़ा आ हो गया। तो छोटा और बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अगर इसका समान स्वर आ जाएगा, अर्थात यानी कि जो शुरू में है वह आ आया है और इसके पश्चात इसी का समान स्वर आया है, आ के बाद आ आया है, चाहे वह दीर्घ हो और चाहे ह्रस्व हो, अर्थात चाहे छोटा स्वर हो और चाहे बड़ा स्वर हो। तो आ के बाद यदि आ आया है तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, अर्थात बड़ा आ हो जाएगा, और यह शब्द मिलकर हो जाएगा हिमालय। समझेंगे कि अकः सवर्ण दीर्घा, अर्थात आ ई उ री के बाद यदि कोई समान स्वर आता है, समान माने उसके जैसे, अर्थात आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, उ के बाद उ आ जाए, री के बाद री आ जाए, तो क्या होता है कि दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अर्थात बड़ा हो जाएगा। अब उदाहरण लिखा हुआ है कि जैसे हिम धन आलिया, हिम में आ मिल रहा है और इसमें बड़ा आ मिल रहा है, तो आ और बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हिमालय बन गया। माँ के बाद चूंकि संधि हुई थी तो माँ में हम देखेंगे तो बड़ा की मात्रा लगी हुई है। अगले उदाहरण देखेंगे कुछ और। जैसे विद्या धन अर्थी। अब हमको देखना है कि यह जो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरा शब्द का आदि वर्ण यानी पहले का वर्ण क्या है। तो इसमें देखते हैं कि विद्या का जो अंतिम वर्ण है वो बड़ा आ है और इसका जो आदि वर्ण है वो छोटा आ है। तो ये चूंकि समान स्वर है, इधर भी आ आया है और इधर भी आ आया है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा आ हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर आ और छोटा आ मिलाकर हो जाएगा विद्यार्थी। यह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सबसे ज्यादा हमको जो ध्यान देना होता है, सबसे अधिक जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि इधर का वर्ण और इधर का वर्ण समान होना चाहिए। समान का मतलब एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आ के बाद ई नहीं होना चाहिए, आ के बाद उ नहीं होना चाहिए। अगर आ आया है तो आ ही हो, ई आया है तो बाद वाला भी ई हो, चाहे वो बड़ा हो और चाहे छोटा हो। इस तरह समझेंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे इसमें। जैसे है कपि धन ईसा। अब इसमें हम देखेंगे कि ये कपि शब्द ये पहला है और ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, जो इसमें पी लिखा हुआ है, तो ये कैसे बना हुआ है, पा से और ई से, यानी कि इस हलंत वाले पा से और ई से मिलकर बना हुआ है। तो अंतिम वर्ण अगर हम जानेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी ई। तो ये छोटी ई हो गया और ये बड़ी ई हो गया। तो चूंकि इधर भी ई है इधर भी ई है, दोनों समान स्वर हैं, तो चूंकि जो दोनों समान स्वर हैं इसलिए इसका दीर्घ हो जाएगा। ई का दीर्घ बड़ी ई होता है, इसलिए ये हो जाएगा बड़ी ई। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कपीसा। कपि धन ईसा बराबर कपीसा। कैसे, इसमें भी ई है, इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है। दोनों चूंकि समान ई हैं, समान तरह की ई है, समान तरह का वर्ण है, इसलिए जो है इसका दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, इसलिए यह कपीसा बन गया है। अन्य उ का उदाहरण देखेंगे। जैसे भानु धन उदया। भानु धन उदया है। भानु जिसमें की मात्रा लगी रहे वो समझिए कि वही अंतिम वर्ण हो गया। भानु में उ की मात्रा लगी, छोटा उ की लगी है, इसलिए छोटा उ इसका जो है अंतिम वर्ण हो गया। और इधर भी छोटा उ है, छोटा उ यानी कि समान वर्ण है ये उ। तो छोटा उ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है समान वर्ण दीर्घ हो जाता है, दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है, तो
तो ये बड़ा हो गया। अब जब इन दोनों शब्दों को हम मिलाएंगे तो हो जाएगा भानुदयः, अर्थात छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर इस बड़ा की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि बड़ा ऊ हो गया है। तो यही चीज हमको समझना है। दीर्घ संधि में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि यानी कि आ ई उ री के बाद उसका समान स्वर आना चाहिए। अब फिर से बता दे रहा हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों तरह से अगर आ के बाद आ आया है और ई के बाद ई आया है, उ के बाद उ आया है, री के बाद री आया है, तो उसका हमेशा दीर्घ हो जाता है, हमेशा बड़ा हो जाता है। तो आज दीर्घ संधि के लिए इतना, और अभ्यास प्रश्न उसमें कुछ अभ्यास शब्द दिए जाएंगे जिसको आपको जो है संधि विच्छेद भी करना होगा और संधि का नाम भी बताना होगा। तो दीर्घ संधि के विषय में आपसे पूछा जाएगा। अगर इसमें कहीं भी किसी को प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो इसके बाद जो है वो फिर से हमसे पूछ लेगा, चैट के माध्यम से चाहे फोन मिस्ड कॉल के माध्यम से। आज के लिए बस इतना।